हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। और देखिए, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से इस चैनल के द्वारा करवाई जा रही है। आप लोगों को एक एक टॉपिक बड़े आराम से पढ़वाया जा रहा है। एक एक टॉपिक पर बनने वाले न्यूमेरिकल भी आपको करवाए जा रहे हैं और उस टॉपिक का अगली क्लास में हम रिवीजन भी कराते हैं। ठीक है, आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो आपके आंसर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे पास आते हैं, हम उन्हें चेक करते हैं और आप पता चलता है कि आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी चल रही है, आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। बस हम लोगों को अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाना है। देखिए, ये जो चैनल DCS फिजिक्स आप सबके लिए फिजिक्स की क्लासों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। आपको मुफ्त में बहुत अच्छी क्लासें मिल रही हैं, नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पर तैयार करके बनवाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको ढंग से समझाई जा रही हैं। तो जब आप लोगों का जो रेस्पॉन्स कमेंट के थ्रू हमें मिलता है उससे हमें बहुत खुशी होती है। तो हम ये चाहेंगे कि जब इस चैनल से आप अपनी पढ़ाई का फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये फ़ायदा क्यों ना अपने आपके आसपास के सभी बच्चे उठाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इसे शेयर करना पड़ेगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका प्रॉफिट उठाएंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्कूलों का अनाउंसमेंट 15 अगस्त के बाद का हुआ है। अगर विद्यालय 15 अगस्त के बाद खुले तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर स्कूल अभी खुल जाते हैं तब तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर गलती से स्कूल आपके 15 अगस्त के बाद खुले तो याद रखना आप सभी लोग, बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि इस सेशन में बच्चों के पास समय बहुत कम रह जाएगा। इसलिए आप लोगों को जुड़कर पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ना है। देखिए, सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से आपके लिए करवाया जा रहा है। पहले हम टॉपिक कराते हैं, उसको समझाते हैं, उस पर बनने वाले न्यूमेरिकल भी आपको कराए जाते हैं और फिर रिवीजन के लिए आपको समय भी दिया जाता है। ये 2 दिन का जो गैप हमारी क्लासों में लगा है वो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लगा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इन 2 दिन के समय का पूरा सदुपयोग किया होगा रिवीजन करके। ठीक है, तो अब आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए, हम लोग 6वां चैप्टर शुरू कर रहे थे और 6वें चैप्टर का हमने लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया है। हमारा पहला टॉपिक था किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ के नियम को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, समझा, उसकी प्रैक्टिस भी की। अब अच्छी तरह से जब वो क्लियर हो गया है, आपको गैप भी मिल गया किसी भी कारण से, तो आप लोगों ने इसको ढंग से और अच्छी तरह से कर लिया होगा। अब बारी है हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ने के लिए। हमारा अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु शुरू करने वाले हैं। तो जब हम लोग अपना अगला टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु शुरू कर रहे हैं तो गौर से समझिए। देखिए, जब हमें परिपथों में परिणामी प्रतिरोध निकालना था, धारा निकालनी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा। अब कुछ परिपथ ऐसे आए जिनको सॉल्व करना प्रतिरोधों के संयोजन के बस की बात नहीं है। तो ऐसे परिपथों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के नियम दिए गए। किरचॉफ के नियम से कठिन परिपथ भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 4 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4, इन चारों प्रतिरोधों में से 3 का मान पता है, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये 3 प्रतिरोधों के मान पता है, चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो आपके दिमाग में एक ही आइडिया आएगा कि सर आप एक तो इनका संयोजन बता दीजिए और इनका परिणामी प्रतिरोध क्या है वो बता दीजिए, तभी तो आप ये चौथा प्रतिरोध ज्ञात कर पाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि आपको 4 प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध का मान निकालना है, ना तो इनका संयोजन पता ना ही इनका परिणामी पता, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो जब ऐसी समस्याएं आई तो इन समस्याओं को खत्म करने के लिए और जटिल परिपथों को हल करने के लिए आपके वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन, पूरा नाम है CF व्हीटस्टोन, तो CF व्हीटस्टोन नामक इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर थे ये। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने एक परिपथ बनाया जिसमें आप 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो बिना परिणामी प्रतिरोध के। क्लियर है? तो इन्होंने ऐसा कैसे किया
कैसे परपथ बनाया। तो देखिए, जो कुछ भाषा लिखनी है वो बोर्ड पर लिखी हुई है, वो आप नोट कर लोगे स्क्रीनशॉट लेकर, या जैसे भी आप वीडियो को पॉज करके वो आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। अब आपको इसमें समझना क्या है, आप गौर से समझिए। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए अपने इस परिपथ में, और 4 प्रतिरोध के साथ में एक धारामापी और एक सेल को समचतुर्भुजाकार रूप में जोड़ा, और उसको ही हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु। और देखिए कैसे जोड़ा, इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए, ठीक है, और इनको समचतुर्भुज रूप में। तो ये समचतुर्भुज रूप के चारों शीर्ष हो गए, ए बी सी और डी, 4 हो गए। अब उन्होंने 4 प्रतिरोधों को इन चारों सिरों के बीच में जोड़ दिया। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को इन चारों सिरों के बीच में जोड़ दिया। कितने प्रतिरोध? 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इन चारों प्रतिरोधों को जब उन्होंने समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ दिया, तो इस परिपथ की संधि ए और सी के बीच में, परिपथ की संधि ए और सी के बीच में एक बैटरी यानी सेल और एक कुंजी को जोड़ दिया गया। क्लियर है? अच्छा, आपका ये सेल जिसका विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल या वोल्टेज जो भी है विभव V है, और ये कुंजी K1। अभी इसमें एक कमी और है, इन्होंने संधि B और D के बीच में एक धारामापी को जोड़ा, एक धारामापी को जोड़ा यानी गैल्वेनोमीटर। मैं इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकता हूं, गैल्वेनोमीटर, और एक कुंजी को जोड़ दिया। ऑन है ऑफ है वो बाद की बात है। क्लियर? इन्होंने एक समचतुर्भुजाकार रूप में 4 प्रतिरोध लिए। प्रतिरोध हैं P Q R S। कितने प्रतिरोध? 4। P Q R S, चारों को समचतुर्भुजाकार रूप में जोड़ दिया। समचतुर्भुजाकार परिपथ की संधि A और C के बीच में एक बैटरी और कुंजी, और B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर और दूसरी कुंजी। क्लियर? इन्होंने इस तरह एक परिपथ जोड़ा। अब इन्होंने परिपथ तो जोड़ लिया, ठीक है। यहां तक बात हो गई कि व्हीटस्टोन सेतु ने शुरुआत में एक जटिल विद्युत परिपथों को या किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक परिपथ बनाया, ठीक है, जिसमें 4 प्रतिरोध, धारामापी और सेल, कुंजी अतिरिक्त चलती हैं, तो इनको समचतुर्भुजाकार रूप में जोड़ा, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लिए, आपके P Q R और S। इनमें से 3 प्रतिरोध P Q और R ज्ञात हैं, इनका मान पता है। इस चौथे अज्ञात प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना है। ये चौथा जो प्रतिरोध है S वो अज्ञात है, इसको हमें ज्ञात करना है। और दूसरी बात, इन चारों का परिणाम ही हमें नहीं पता, तो बात वहीं पर आ गई, हमें इनको ज्ञात करना है। और आगे की बात, संधि A और C के बीच में बैटरी और कुंजी K1, B और D के बीच में धारामापी और कुंजी K2, धारामापी और कुंजी K2 को जोड़ दिया गया। क्लियर है? तो देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इस परिपथ में चित्रानुसार 4 प्रतिरोध P Q R Y S को समचतुर्भुजाकार रूप में जोड़ा गया है। प्रतिरोध P Q R ज्ञात प्रतिरोध है एवं S अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। परिपथ की संधि A व C के मध्य एक सेल V व कुंजी K1 को जोड़ा गया है, A और C के बीच में, ओके, तथा संधि B व D के बीच में एक धारामापी G व कुंजी K2 को जोड़ा गया है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे की। जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तो संधि नियम के अनुसार संपूर्ण परिपथ में चित्रानुसार धारा प्रवाहित होती है। आपने जैसे ही कुंजी K1 को ऑन कर दिया, कुंजी K1 को ऑन कर दिया, तो ये बैटरी परिपथ में जुड़ गई, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी? धारा आई। यहां से धारा आई जा रही है, ठीक है, तो ये 2 भागों में बटेगी। माना पहले भाग में धारा गई I1 और दूसरे भाग में धारा गई I2, दूसरे भाग में धारा गई I2, पहले भाग में धारा I1 और दूसरे भाग में धारा I2। अब ये I2 यहां पर जाएगी, ठीक है, और इधर जाएगी, इधर से ये धारा इधर होकर यहां पर आएगी, परिणामी धारा कितनी जाएगी? I। क्लियर? अब इस I को मैं प्रूव कराऊंगा I क्यों जाएगी। अब मान लीजिए यहां तक बात हो गई। अब संधि नियम के अनुसार पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप लोगों ने क्या किया, कुंजी K2 को भी ऑन कर दिया। कुंजी K2 को जैसे ही ऑन करोगे तो इस शाखा, मध्य शाखा जिसमें धारामापी जुड़ा हुआ है, इस मध्य शाखा में भी धारा प्रवाहित होगी। अब वो चाहे ऊपर से प्रवाहित हो या नीचे से। मैंने मान लिया कि
कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर से, और धारा मापी से प्रवाहित धारा को IG कहते हैं। क्या कहते हैं? IG। ठीक है, तो जब सोचिए I1 इधर जा रही है, I1 में से इधर IG चली गई, तो बोलिए इधर कितनी बची? I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, क्योंकि इस I1 में से IG नीचे आ गई। आराम आराम से समझिए। अब देखिए ऊपर से IG आ रही है और इधर से I2, तो इधर जोड़कर कितनी जाएगी? I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। अब ये धारा यहाँ पर और ये धारा यहाँ पर जुड़कर जाएंगी, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो IG से IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 आएगा, तो वो तो कुल धारा I है ही। क्लियर? इसी तरह ये पूरा का पूरा परिपथ संतुलित है। पूरा का पूरा परिपथ कैसा है? संतुलित। आपको आराम से 10 सेकंड के लिए ये पूरा परिपथ गौर से देखना है, तो ये सब कुछ क्लियर आ जाएगा। बाकी मैं पढ़ के बताता हूं। देखिए, जब मध्य शाखा में लगी कुंजी K2 को ऑन किया जाता है तो माना धारा मापी से प्रवाहित धारा IG प्रवाहित होती है। धारा मापी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? IG, जिससे धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, वो आगे की बात है। ठीक है, दोबारा समझिए। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए P, Q, R, S, जिनमें से 3 ज्ञात प्रतिरोध है P, Q, R और एक अज्ञात प्रतिरोध है S। ओके, इन चारों प्रतिरोधों को चित्रानुसार एक बैटरी कुंजी K1 धारा मापी और कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया गया। जैसे ही कुंजी K1 को ऑन किया, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, यहां से I जाएगी, इधर I1 और इधर I2। अगर आपने कुंजी K2 को भी ऑन कर दिया तो या तो ऊपर से धारा आएगी या नीचे से जाएगी। मैंने मान लिया ऊपर से धारा आ रही है धारा मापी से होते हुए IG, तो I1 में से IG आई तो इधर I1 माइनस IG, और ये दोनों जुड़कर जाएंगे तो I2 प्लस IG। इस संधि पर ये दोनों जोड़ेंगे तो परिणामी धारा कितनी हो गई? I। ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा है उसको देखिए। जब धारा मापी से धारा IG प्रवाहित होती है तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। धारा मापी रीडिंग देगा। धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन करता है। संसूचन का मतलब है ये पता लगाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो रीडिंग दे जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो रीडिंग नहीं देगा। अगला चैप्टर 7वां, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस चैप्टर में हम इस धारा मापी के टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे। इसकी निर्माण प्रक्रिया, कार्यविधि, कितने प्रकार का है, वगैरह वगैरह पूरा एनालिसिस करेंगे धारा मापी पर। अब आगे की बात। अब सोचिए, जैसे ही धारा मापी रीडिंग देगा, भाई इस शाखा में धारा प्रवाहित होगी तो धारा मापी तो रीडिंग देगा, गैल्वेनोमीटर। अब मैं क्या करता हूं, इन प्रतिरोधों के मानों को भाई मैं बदल किनको सकता हूं, P, Q और R को। अब मैं तीनों प्रतिरोध P, Q, R को इस प्रकार लूं, इस तरह सेट करूं कि आपकी धारा मापी की रीडिंग 0 हो जाए। सोचिए, अब मुझे मान बदल बदल के लेने पड़ेंगे। तीनों प्रतिरोधों के मानों को बदल बदल के लीजिए। अब मैं इनको इस प्रकार लेता हूं कि आपका जो धारा मापी वाली शाखा है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब आपके धारा मापी कोई भी रीडिंग नहीं दे। तो इस अवस्था में आप सोचिए, जब बीच वाली शाखा में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो ऊपर वाली धारा ऊपर से जा रही है, नीचे वाली धारा नीचे से जा रही है, क्योंकि मैंने इन प्रतिरोधों को इस प्रकार सेट किया है कि धारा मापी रीडिंग नहीं देगा। तो ऊपर वाली धारा ऊपर से चली गई और नीचे वाली धारा नीचे से चली गई। तो इस तरह ये जो धारा मापी वाली बीच की शाखा है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी इसका कोई भी कार्य नहीं बचा। तो इस अवस्था में जब ऊपर वाली धारा ऊपर से जा रही है, नीचे वाली धारा नीचे से जा रही है, तो आपका परिपथ पूर्ण रूपेण संतुलित है। जितनी धारा यहां से बटी 2 भागों में, उतनी धारा 2 भागों में मिलकर इधर चली गई, तो पूरा परिपथ संतुलित है। संतुलित है तो इस शून्य विक्षेप अवस्था, शून्य विक्षेप अवस्था मतलब धारा मापी की ऐसी अवस्था, व्हीटस्टोन सेतु की ऐसी अवस्था जिसमें धारा मापी में शून्य विक्षेप रहता है, रीडिंग नहीं देता धारा मापी। तो इस शून्य विक्षेप अवस्था को बेटा याद रखना, धारा मापी की संतुलन अवस्था कहते हैं। धारा मापी की क्या कहते हैं? संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु की ऐसी अवस्था जब परिपथ में जुड़ा हुआ धारा मापी विक्षेप देना बंद कर दे, विक्षेप देना बंद कर दे, यानी धारा मापी में रीडिंग 0 हो जाए, यानी बीच वाली शाखा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो, तो इस अवस्था को, इस व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो देखिए धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब हम प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी का विक्षेप 0 हो जाए, अर्थात मध्य शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, तो इस अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। अब जब इस अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं
तो आप ही बताइए, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में क्या मध्य शाखा में कोई धारा प्रवाहित हो रही है? नहीं। तो मध्य शाखा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो धारा आई जी का मान क्या हो गया? 0। इस धारा आई जी का मान क्या हो गया? 0। ठीक है। अब एक बात और सोचिए, हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है इस बिंदु पर। अब यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है। अब आप सोचिए कि जब ऊपर वाली धारा ऊपर से जा रही है, नीचे वाली धारा नीचे से जा रही है, तो बिंदु बी पूरा परिपथ संतुलित है, तो ए और सी पर तो विभव भी ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन आप सोचिए बिंदु बी और डी पर विभव अलग अलग होगा या एक समान? जब धारा ऊपर वाली ऊपर से जा रही है, नीचे वाली नीचे से, धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या विभव में परिवर्तन होगा? विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब बिंदु बी पर और बिंदु डी पर विभव कैसा होगा? समान। कैसा होगा? समान। तो अतः संतुलन अवस्था में, कौन सी अवस्था में? संतुलन अवस्था में बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव ये कैसे होंगे? बराबर। बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव ये कैसे होंगे? बराबर। क्लियर है। और जब ये चीज क्लियर है तो आप लोग अब आराम से, यहां तक समझ में आ गया, ऊपर वाली धारा ऊपर से, नीचे वाली धारा नीचे से, तो बिंदु बी और डी पर विभव कैसा होगा? एक समान। ये समझ में आ गया। तो अब आप इसको यहां तक फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। चलिए, चलिए अब आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको मिटाकर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब हम टॉपिक को शुरू करेंगे इस बिंदु से। हमारा बिंदु है अंतिम, अतः संतुलन अवस्था में बिंदु बी पर विभव बिंदु डी पर विभव के बराबर होगा। बिंदु बी पर विभव बिंदु डी पर विभव के बराबर होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए गौर से, जब बिंदु बी पर विभव बिंदु डी पर विभव के बराबर है, अब आप सोचिए एक पॉइंट, जब आपको प्रतिरोध P पर विभवांतर निकालना हो, प्रतिरोध P पर विभवांतर निकालना हो, तो विभवांतर कौन कौन से बिंदुओं के बीच में? B और A के बीच में। तो बिंदु B के विभव में से बिंदु A का विभव घटाना पड़ेगा, तभी इसके लिए विभवांतर निकलेगा। और इसी तरह जब प्रतिरोध R के लिए विभवांतर निकालोगे, तो बिंदु D के विभव में से बिंदु A का विभव घटाना पड़ेगा, यानी VD माइनस VA। अब आप सोचिए VB बराबर VD है, तो ये विभवांतर निकालने के लिए दोनों में से VA घटा दूं तो देखिए अपने आप विभवांतर निकलेगा। ये डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों से, समीकरण 1 के दोनों पक्षों से VA को घटाने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों से VA को घटा दीजिए, तो VB माइनस VA बराबर VD माइनस VA। अब जरा देखिए, हमने घटाने पर घटाकर क्या पॉइंट निकाला? VB माइनस VA इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, VD माइनस VA इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर V बराबर IR। तो इस VB माइनस VA के लिए IR होता है, धारा है I1 और प्रतिरोध क्या है? P। प्रतिरोध क्या है? P। दूसरी बात VD माइनस VA, तो वही IR, धारा क्या है? I2 और प्रतिरोध क्या है? R। समीकरण नंबर 2। ऑलराइट, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। तथा अब सोचिए, अब आपको निकालना है Q और S के सिरों पर विभवांतर, Q और S के सिरों पर। तो आप क्या सोचते हो कि VB माइनस VC होगा या VC माइनस VB? VC माइनस VB, अंतिम बिंदु में से पहले बिंदु का विभव घटाना है, और VC माइनस VD। तो आप ऐसा करें, जब ये दोनों ही VC में से घटाने पड़ेंगे तो दोनों को VC में से घटा दें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को VC में से घटाने पर, तो घटाइए, आपका VC माइनस VB बराबर VC माइनस VD। ऑलराइट, VC माइनस VB बराबर VC माइनस VD। अब सोचिए,
आपको VC माइनस VB का मान निकालना है। ऑल राइट, तो VC माइनस VB वही IR, लेकिन अब धारा है I1 माइनस IG। धारा क्या है? I1 माइनस IG, और प्रतिरोध क्या है बच्चों? Q बराबर, फिर VC माइनस VD, धारा है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, और प्रतिरोध क्या है बच्चों? S। क्लियर? लेकिन आपको पता है हम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का अध्ययन कर रहे हैं, और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में ये धारा IG का मान कैसा होता है? 0। कैसा? 0। परंतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए बताइए IG बराबर 0। तो जब IG बराबर 0 है तो I1 माइनस 0 इंटू क्यू बराबर I2 प्लस 0 इंटू एस, तो ये हो गया I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस। क्लियर? अब आपको बताइए आपका उद्देश्य क्या था इस टॉपिक को पढ़ने का? अज्ञात प्रतिरोध S को निकालना। निकालें। अब देखिए केवल एक स्टेप बचा हुआ है आपका। क्या कीजिए? समीकरण 2 में भाग दे दीजिए समीकरण 3 का। ठीक है, समीकरण 2 में 3 का भाग दीजिए, तो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। I1 से I1, I2 से I2, तो बताइए क्या निकला? P बटे Q बराबर R बटे S। P बटे Q बराबर R बटे S। तो ये जो प्रतिबंध निकला है P बटे Q बराबर R बटे S, अब आप बताइए क्या इससे आप किसी भी प्रतिरोध का मान नहीं निकाल सकते? S निकालो, R निकालो, किसी का भी मान निकालो, तो ये जो प्रतिबंध है इसे या ये कह दूं, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। ये जो प्रतिबंध है यानी शर्त है किसकी है? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की है। तो अतः आपका अज्ञात प्रतिरोध आपको निकालना है S। तो आप ऐसा कीजिए, P बटे Q बराबर R बटे S है, तो S को इधर ले जाइए और P बटे Q को इधर, तो S बराबर R गुणा क्या हो जाएगा? Q बटे P। S बराबर R गुणा Q बटे P। क्लियर है? दोबारा समझिए, बिंदु B पर विभव VB और बिंदु D पर विभव VD, इन प्रतिरोधों के लिए निकालना है, तो दोनों में से VA को हटा दिया। दोनों में से VA को घटाया तो I1P और I2R। अब ऐसे ही इन दोनों के लिए VC में से दोनों को घटा दिया। ठीक है, और I1 प्लस IG इंटू क्यू और I2 प्लस IG इंटू एस। IG का मान 0 रखा, तो जो कुछ निकला उसमें समीकरण 2 और 3 का अनुपात निकाल लिया, तो P बटे Q बराबर निकला R बटे S। ये स्थायी प्रतिबंध है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का। यानी अगर कहीं पर भी आपको ऐसा परिपथ मिले, ओके, और ऐसे परिपथ में से चेक करना हो कि क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है, क्या ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, परिपथ ऐसा होगा तो वो व्हीटस्टोन सेतु तो होगा ही, लेकिन क्या वो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा, इस बात का पता ऐसे चलेगा कि आपका जो ये परिपथ दिया होगा उसके लिए P बटे Q बराबर R बटे S होगा। निश्चित तौर पर P बटे Q बराबर R बटे S। अगर P बटे Q बराबर R बटे S की शर्त का पालन जो परिपथ कर रहा है वो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, और उस संतुलित व्हीटस्टोन सेतु को मध्य शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी मध्य शाखा में अगर कहीं कुछ जोड़ रखा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, ये शाखा बेकार है। क्लियर है? इस तरह आप लोगों ने आज व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा। इसको ढंग से समझना, कल की क्लास में व्हीटस्टोन सेतु का ये जो प्रतिबंध हम लोगों ने निकाला है इसकी व्युत्पत्ति की जाएगी आपके किरचॉफ के नियमों के आधार पर। इस प्रतिबंध की कल व्युत्पत्ति होगी आपके किरचॉफ के नियमों के आधार पर, फिर व्हीटस्टोन सेतु का न्यूमेरिकल। तो ये काम हमारा कल की क्लास का है। तो आज आपका काम है व्हीटस्टोन सेतु को ढंग से पढ़ के रिवाइज करना। वीडियो को 2 बार देखना ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर समझ में आ जाए। हालांकि एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन मेरी बात मान के 2 बार समझना है, और इतना जरूर करना है ताकि सभी बच्चों को इस चैनल से फायदा मिल सके। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और लाइक करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।